Okay. Good afternoon to all. Okay. T1 और कब कहा था कि मैम रोल नंबर कितने तक है? आपका पास टाइम टेबल है क्या? हेलो, टाइम टेबल है क्या आपके पास? हेलो हेलो, आपके पास टाइम टेबल है क्या? नो नो मैम। टाइम टेबल 1 से 36 तक है। 1 से 36 जस्ट अ मिनट। T2 बैच। स्क्रीन शेयर दिखाई दे रहे हैं आपको ना? यस मैम। हाँ ओके, मैं स्क्रीन के ऊपर ओपन करती हूँ टाइम टेबल, उसमें रोल नंबर देखो और एक 5 मिनट देती हूँ मैं आपको, आपका फ्रेंड को मैसेज करो और फिर स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए बोल दो। हाँ जस्ट अ मिनट। Okay, so this is the combination of two things, OOP plus CGL. I am going to run the OOP part, right? And for CGL, for B division, Kathy madam is going to cover this part. यहाँ पर भी T1 रोल नंबर 1 to 18 and T2 19 to 36. Is it clear to you all? Okay. Any confusion in this? हेलो, बाकी के स्टूडेंट अभी जो भी T1 एंड T2 के स्टूडेंट है वो रोल नंबर 1 to 18 एंड 19 to 36, प्लीज उनको ज्वाइन होने के लिए बोलो। मैं मैसेज डालती हूँ वैसे स्टूडेंट को। Hello, welcome to SNGB COT. How are you doing this in Python? है क्या इतने स्टूडेंट है क्या आपके ही बैच के क्या T1 T2? हेलो, हेलो स्टूडेंट। मैम 36 स्टूडेंट चाहिए, सिर्फ 17 ही। ठीक है, एक 5 मिनट देती हूँ, आपका कुछ ग्रुप होगा ना तो मैं भी ये मैसेज डाल देती हूँ। मैंने मैसेज किया वैसे ग्रुप पर। ओके, सब स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया तो भी चलेगा, अभी बाकी किसी ने नहीं दिया ना मैसेज। आप यहाँ पे हो, आप जो बोल रहे हो वो कंप्यूटर को समझना चाहिए। That is what you will call it as a programming language. Okay? Have you understood this? Have you understood this? Okay. So अभी ये लैंग्वेज ना, ये जो लैंग्वेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो अलग-अलग लैंग्वेजेस हो सकती है। जैसे अगर मैं इंडिया के कल्चर के बारे में बात करूँ तो कुछ लोग मराठी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, राइट? कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, राइट? तो अलग-अलग लैंग्वेज है, ठीक है? उसी तरीके से कंप्यूटर को बाकी स्टूडेंट थर्ड ईयर स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट को मैसेज दे दो कि सब लोग ज्वाइन हो जाओ इस ग्रुप में, मतलब इस लेक्चर में। हेलो, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ओके, सो नाउ अभी हेलो आप लोगों ने कोड किया, ठीक है? तो पाइथन पे फोकस करता हूं, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक पाइथन का प्रोग्राम लिखूंगा। देखो ये ऑनलाइन वीडियो कम से जाने में मैंने आपको कल बताया। ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना अभी आपके पास? हेलो, 24 स्टूडेंट ज्वाइन है अभी, जो भी स्टूडेंट आएंगे मैं मेरा कैरी करती हूँ। ओके, सो अगेन मैं चैट विंडो में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट आपका जो भी म्यूट अनम्यूट बहुत बार हो रहा है तो प्लीज वो चेक करो। एंड सेकंड थिंग, मैं गूगल फॉर्म शेयर करती हूँ लास्ट के 5 मिनट्स में, तब आपको अटेंडेंस देनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
सो प्रैक्टिकल का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है उसका LP1 और लॉन्ग फॉर्म है लैबोरेटरी प्रैक्टिस 1। ओके, सो ये जो भी लैब है इसके अंदर हम क्या लर्न करने वाले, रिलेटेड टू SP, OS एंड IoT के प्रैक्टिकल, ये पूरे सब्जेक्ट में है LP1 में। सो फर्स्ट जो भी पार्ट है, पार्ट 1 में SP एंड OS के प्रैक्टिकल है, पार्ट 2 में IoT के प्रैक्टिकल है। ओके, जो भी थ्योरी कंसेप्ट हम पढ़ रहे रिलेटेड टू सिस्टम प्रोग्राम एंड रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल असेंबलर है, तो असेंबलर कैसे वर्क होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, वो हमें इस टाइम में देखना है। ओके, सो हम सिलेबस, प्रीरिक्विजिट टेस्ट, कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स आउटकम आज देखेंगे। ओके, उसके बाद कोर्स मटेरियल कहाँ से लेना है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, गूगल क्लासरूम क्या है, वो हम देखेंगे। ओके, सो अभी आपको सब पता है कि मेरा जो भी गूगल क्लास, सॉरी, जो भी वर्डप्रेस है ब्लॉग, वो माधुरी wordpress.com यहाँ पर ब्लॉग है, तो वहां पर आप SPOS ये सब्जेक्ट के ऊपर एंड LP1 ये सब्जेक्ट के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, आपका स्टडी मटेरियल क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन अगेन ये भी सब्जेक्ट जैसे SPOS के जो भी प्री रिक्विजिट है, वैसे ये सब्जेक्ट के भी क्या है, वो ये सब सब्जेक्ट क्या है, प्री रिक्विजिट है। So what are the course objective of LP1? To learn the system programming tool. Next objective है to learn the modern operating system, and last है to learn the various technique tools application in IoT and embedded system. जो आपको एक सब्जेक्ट है, देखो IoT and embedded system, I think पराग सर ने लिया होगा, तो वो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो भी इसके अंदर है। ओके, बाकी के ये सब्जेक्ट आपको कंसीडर नहीं करना है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर IoT एंड एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर। देन कोर्स आउटकम है इम्प्लीमेंट लॉजिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इम्प्लीमेंट इंटरनल फंक्शनलिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन IoT के ये क्या है, आउटकम है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट यू विल एबल टू implement the language translator, use to Lex and YAC, implement the internal functionality and operating system, and design IoT and embedded system based application, design, develop the smart application using the IoT, and develop the IoT application based on cloud environment. Okay, so these are the credit system. So इसको credit है 2, देन इसके टर्म वर्क है 25 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल है 25 मार्क्स। सो इसकी फाइल जो बनानी है आपको, उसको है 25 मार्क्स, एंड आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, उस टाइम आपको कितने मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स की वो एग्जाम, 25 मार्क्स की। ओके, सो दिस इज द गूगल क्लासरूम कोड 4ZAKCOE3। अभी मैं ये जो भी कोड है वो चैट विंडो में डाल देती हूँ। सो प्लीज T1 एंड T2 के बैच के जो भी स्टूडेंट है वो ये गूगल क्लासरूम क्या करो, ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी के जो भी बैचेस है वो अंबोरे सर के पास बैचेस है एंड अग्रवाल सर के बैचेस है। ओके, तो उनसे कांटेक्ट करके उनके गूगल क्लासरूम में आप लोग ज्वाइन हो जाओ। फिलहाल तो T1 एंड T2 के लिए मैं ये कोड दे देती हूँ। देन नेक्स्ट में सो यहाँ पर था एक ओरिएंटेशन था कि जैसे ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या है, ये सब मैंने यहाँ पर बता दी। ओके, सो मैं डायरेक्टली अभी स्टार्ट कर देती हूँ फर्स्ट प्रैक्टिकल। यहाँ तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट कोर्स ऑब्जेक्टिव आउटकम आपके सिलेबस में दिए हैं। ओके, जस्ट आपको एज अ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बताई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। सो दिस इज द सिलेबस कॉपी। सिलेबस का मैंने एक स्नैपशॉट लिया है। सिलेबस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी है, या जो ब्लॉग है मेरा वहां पर भी ये सिलेबस अवेलेबल है। सो पार्ट 1 के जो प्रैक्टिकल है वो है सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। देन उसमें ग्रुप ए है। सो ग्रुप ए में सिर्फ एसपी के प्रैक्टिकल है, ग्रुप बी में किसके प्रैक्टिकल है, ओएस के प्रैक्टिकल है। सो ग्रुप ए में ऐसा लिखा है एनी 2 असाइनमेंट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 3। सो कौन से भी 2 असाइनमेंट। सो हम लोग 2 and 3 ये असाइनमेंट क्या करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले। और इंफॉर्मेशन में फर्स्ट असाइनमेंट की भी देने वाली हूँ, सेकंड की भी और थर्ड की।
मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो, सेकंड एंड थर्ड असाइनमेंट ये हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसका मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक ओवरव्यू या ये कैसे डिजाइन करते ये दे दूं, लेकिन इम्प्लीमेंट हमें ये दिखा, मतलब जैसे इसका थ्योरी आपको लगाना है लेकिन प्रैक्टिकल ये दोनों का भी लगाना है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। देन ग्रुप बी का भी वैसे रन टाइम जो भी ये ग्रुप बी के प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गए, तो मैं अगेन फिर से बता दूंगी, यहाँ पर भी पेज रिप्लेसमेंट एंड राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेट मेमोरी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, ये दो प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इनकी थ्योरी या ये प्रोग्राम क्या होता है ये भी बताएंगे, ठीक है। सो ये है ग्रुप ए एंड बी के। सो ये इसमें पूरे ओएस के प्रैक्टिकल है, और इसमें किसके प्रैक्टिकल है, असेंबलर के। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट किया था असेंबलर। सो ये असेंबलर क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पास 1 में क्या होता है, पास 2 में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना पड़ता है, ये सब चीजें। जैसे मैक्रो होता है, मैक्रो में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एमएनटी एमडीटी क्या है, तो मतलब जो थ्योरी है, थ्योरी जो भी है अभी वो प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर है। देन थर्ड जो भी यूनिट है आपका एसपी का, लोडर का, उसमें डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, तो उसको कैसे एक्चुअली यूज करना, वो हम सब चीजें हम क्या करने देखना है। जैसे ओएस में सीपीयू शेड्यूलिंग है, प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वो कैसे वर्क होता है, ये सब हम क्या करने प्रैक्टिकली, ये एल्गोरिथम हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। देन लास्ट पार्ट है पार्ट 2 इलेक्टिव 1। सो यहाँ पर इलेक्टिव आपने इंटरनेट ऑफ थिंकिंग्स एंड एम्बेडेड सिस्टम लिया, सो हम ये प्रैक्टिकल लेंगे। सो इस प्रैक्टिकल के लिए आपके ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 3 और 4 स्टूडेंट के ग्रुप बनेंगे, और इसमें से कौन से भी 2 प्रैक्टिकल वो ग्रुप बनेगा, ठीक है। ग्रुप 1 अगर फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल करेगा, तो ग्रुप सेकंड ये 3 एंड 4 प्रैक्टिकल करेगा। सो सब प्रैक्टिकल हमें कवर करने हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप अलग अलग प्रैक्टिकल करेंगे, हर ग्रुप को 2-2 प्रैक्टिकल कवर करना है, इतना याद रखना है, ठीक है। सो ये था सिलेबस का, आपके प्रैक्टिकल का ओवरव्यू था, ओके। देन अभी बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिकल हमें एक जीडीबी जो भी ऑनलाइन डिबगिंग टूल है वो स्टडी करना है। सो इसकी केस स्टडी अवेलेबल है, आपका जो भी एसपीओएस का जो भी सब्जेक्ट है, एसपीओएस के सब्जेक्ट में ये केस स्टडी दी है, ये एसपीओएस का सब्जेक्ट है, उसमें केस स्टडी दी है, स्टडी ऑफ डिबगिंग टूल लाइक जीडीबी। तो ये केस स्टडी का यूज किया है, क्योंकि आगे ये जो भी प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो किसमें करने वाले हैं, ऑनलाइन जीडीबी में। तो ऑनलाइन जीडीबी आपने बार यूज किया है इसके पहले? हेलो, यस मैम। पता है आपको मतलब इसके बारे में? यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो फिर ज्यादा इश्यू नहीं, एक शॉर्ट में 1-2 मिनट में मैं बता देती हूँ कि अगेन अगर आप भूल भी गए हो तो एक बार चेक कर लो। और उसमें से एक सैंपल प्रोग्राम आपका, एक क्या बोलते हैं, आपका नेम एंड एड्रेस, सिर्फ उसमें क्या करना है आपको, रन करना है। एक सीपीपी का प्रोग्राम करो और उसमें रन करो। क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, आपका नाम एंड रोल नंबर, ओके। सो इतना कर सकते हैं। कितने लोगों को पॉसिबल है अभी प्रोग्राम करना? ठीक है, जिनको पॉसिबल है वो करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, बाद में आपके साइड में कर सकते हैं। रैंडमली नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं एक टेस्ट प्रोग्राम पूछूंगी आपको, ठीक है। वो आपको सीखने के लिए है, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करना ही है, ऐसा नहीं, आपको सीखने के लिए, ठीक है। देन सो यहाँ पर एक लिंक है, सो हम ऑनलाइन जीडीबी ओपन करेंगे। सो ये टूल सबको पता है। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है, वेलकम माधुरी कवड़े। सो आपका क्या करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है। यहाँ पर माय प्रोजेक्ट में पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करो, ठीक है। सो माय प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जैसे मैंने असाइनमेंट 3 के बारे में वर्क कर रही थी तो वो है। अभी मेरे पास क्या है, अभी मुझे अगर असाइनमेंट 1 के बारे में अगर काम करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, LP1 असाइनमेंट 1। सो ये मैं क्रिएट करूंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू प्रोजेक्ट करना है एंड देन प्रोग्राम को रन करना है। जैसे कि यहाँ पर है तो आपको पता है यहाँ पर लैंग्वेज क्या करनी पड़ती है, पहले सिलेक्ट। सो यहाँ पर लैंग्वेज क्या करना है, सिलेक्ट करनी है। जो भी LP1 के प्रैक्टिकल है उसमें CPP एंड जावा में ही हम क्या करने वाले, प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी के लिए मैं फिलहाल दिखाने के लिए C लैंग्वेज को क्लिक करती हूँ। देन आपको पता है यहाँ से क्या करते हैं, हम रन करते हैं, ठीक है। सो ये था ऑनलाइन जीडीबी, ओके। देन यहाँ पर आप डिबग कर सकते हैं, सेव करना सेव कर सकते हैं, कुछ फाइल अगर ऐड करनी है तो वो फाइल को भी कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, मतलब अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम सेव है
उसी को एज इट इज अगर रन करना है, जैसे कि यहाँ पर असाइनमेंट 1 का था, सिमिलर का एक प्रोग्राम था मेरे पास, सो वो प्रोग्राम अगर मैं यहाँ पर ओपन कर तो वो भी क्या है यहाँ पर पॉसिबल है। अनदर पॉइंट ये होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको हर टाइम आपको सेव करते रहना है, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, आप कोड को हर टाइम क्या कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट सबमिशन आप क्या कर सकते हैं, ये कोड भी क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ओके, सो ये था पूरा ऑनलाइन जीडीबी। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के कंपाइलर अवेलेबल है, so इसके रिलेटेड जितने भी हैं आप क्या कर सकते, प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रन कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऑलरेडी पता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते, जिसके ऊपर प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर और कुछ बताना है आप लोगों को? हेलो, ऑनलाइन जीडीबी में किसी को कुछ क्वेश्चन है या मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं? हेलो, यस और नो प्लीज बोलो। ओके, मैं कंसीडर करती कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यस मैम। अभी यहाँ पर एरर है, आपको एरर को रीड करते जाओ। अभी यहाँ पर मैम प्रिंटफ क्योंकि उस एचपी के लैपटॉप को उसको रेट है, उसको कुछ कलर है, बराबर, आप आपके आप उसको देख रहे हो, आप उसको चला रहे हो, समझ में आ रहा है, तो वो फिजिकल है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है ये लॉजिकल वर्ड है, समझ में आ रहा है आपको? ये शायद ये फाइल एक्स्ट्रा है। अभी लॉजिकल और फिजिकल में समझ में आ रहा है? अभी देखो और एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और ओके, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ अगेन एक प्रिंट एफ करके ये क्या किया है, रन किया। सो होप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और जब भी प्रॉब्लम अगर आता है एक आधा प्रोग्राम अगेन रन करेंगे तब आप बता दो, ठीक है। सो ये कंप्लीट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अभी मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने बताया केस स्टडी थी, स्टडी ऑफ डिबगिंग टूल्स लाइक अ जीडीबी, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्लास। यहाँ पर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट असाइनमेंट, डिजाइन सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट पास 1 and पास 2 of 2 parts assembler for pseudo machine implementation should consist of few instructions from each category, few assembler directive, the output of pass 1 intermediate code file symbol text। इसका आपको कुछ भी पता नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं। ओके, राइट। सो पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं पहले थोड़े से थ्योरी के पॉइंट्स बता देती हूँ, कंटेंट कि व्हाट इज मीन बाय असेंबलर, व्हाट इज मीन बाय पास 1, व्हाट इज मीन बाय पास 2, व्हाट इज मीन बाय pseudo machine code, how it implement, okay, what is mean by assembler directive, what is mean by intermediate code, what is mean by symbol type। ये सब चीजों का मैं पहले आपको थ्योरी बता देती हूँ, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते। पहले हम क्या करेंगे, मैन्युअली असेंबल को कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन असेंबलर है। सो हमने सुबह ही असेंबलर की डेफिनेशन देखी। सो असेंबलर इज द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, so you translate the assembly language program into the machine language format. Again we can say that it convert the assembly language program into the object file। ओके, सो जनरली जो भी सोर्स कोड होता है वो अगर एक्सी कोड में है तो वहां पर क्या होता है, कंपाइलर होता है, यहाँ पर प्री प्रोसेसर वर्क होते हैं, देन कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है जो कि एज ए इनपुट कहाँ पर जाता है, असेंबलर को। असेंबलर अगेन एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है जो कि कहाँ पर जाता है, लिंकर को, और फिर लिंकर क्या करता है, .exe फाइल जनरेट करता है, एंड देन वो किसके पास जाती है, वो लोडर के पास जाती फॉर लोडिंग पर्पज। सो ये डायग्राम समझ में आए, ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जनरली जो भी अगर आप कोड लिखते हो एक आधा, अभी मैंने सिंपल कोड लिखा था हेलो का, राइट। तो वो हेलो कोड में क्या क्या सी का कोड था, कंपाइल हुआ। हाँ मैम गूगल क्लासरूम का कोड दो ना मैम, इससे दिया ना मैं, यहाँ पर दिया ना, चैट विंडो में दिया ना मैंने। मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ ना तो इसकी वजह से मैम। तो ये फिजिकल हो जाएगा,
क्योंकि ये नाम का मोबाइल अवेलेबल है। ठीक है, मैं अटेंडेंस भी डाल देती हूँ, लेकिन प्लीज लेक्चर मतलब जो भी प्रैक्टिकल स्टार्ट है उसके ऊपर भी ध्यान दे दो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मोबाइल का, ठीक है, तो मोबाइल ये क्या बन गया, ये होता है क्लास, राइट, ये होता है क्लास, इसका ऑब्जेक्ट मैंने बोल दिया आपको, जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बोल दिया नोट 2, ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट, ये लिंक भी है, ठीक है, आपके अटेंडेंस की, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है, यहाँ पर सोर्स कोड, सी कोड, सी के बाद हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद टारगेट एक असेंबली कोड जनरेट होता है। सो जो भी असेंबली कोड है वो एज ए इनपुट जाता है असेंबलर को, असेंबलर जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड, एंड देन वो एज ए इनपुट जाता है लिंकर को फॉर लिंकिंग पर्पज, एंड देन इट कन्वर्ट दी, इट जनरेट दी exe फाइल, एंड exe फाइल कहाँ पर इनपुट जाता है एज ए लोडर को। सो लोडर क्या करता है, एक्चुअल लोडिंग का काम करता है, ठीक है। सो अभी असेंबलर ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ये अभी थ्योरी के भी पॉइंट्स है, लेकिन अभी थ्योरी में नहीं हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी बता रही हूँ, ठीक है। सो असेंबलर में ये 3 एलिमेंट्स है, मतलब असेंबलर को वर्क करना है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है, तो इसके लिए मुझे ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, ओके। सो इसके बेसिक फीचर, स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड ऑपरेशन कोड, ओके। सो फर्स्ट वन इज द बेसिक feature. So assembly language provides 3 basic features. First one is the mnemonic operation code. को short form में बोलते हैं opcode. पहले ही भी बोल रहे हैं कि ये again theory में भी है, ठीक है। So mnemonic operation code. So short form है opcode. So MOVER, MOVM. आपने शायद फर्स्ट ईयर में होगा या नहीं होगा पता नहीं, हाँ आपने माइक्रो प्रोसेसर वगैरह उसमें देखा होगा, MOVR, MOVM, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी होगी आपने। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मशीन को इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करनी है, अगर कोई डेटा को मूव करना है, ये आर का मीनिंग आता है रजिस्टर में मूव करना है, मेमोरी में मूव करना है, तो ये चीजों का यूज होता है। सो इसको बोलते हैं ऑपकोड, ऐड, देन सब, ये सब क्या है, ऑपकोड। देन सिंबॉलिक ऑपरेंड मतलब क्या, अगर मुझे वेरिएबल को डिक्लेरेशन करना है, डिक्लेयर करना है, सो वी कैन यूज द डीएस एंड दिस इज स्टेटमेंट। अगर डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर मतलब कैसे कैसे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, इंट a कॉमा b, उस टाइप में ये है, ठीक है। सो x bc 10.5 ये क्या है, उसकी वैल्यूज है, ओके। सो ये है स्टेटमेंट फॉर्मेट। कौन सा स्टेटमेंट है ये, असेंबली लैंग्वेज के जो भी स्टेटमेंट है वो इसका, ये क्या है, इसका फॉर्मेट है। सो फॉर्मेट क्या है, लेबल, ऑपकोड लिखना है। अभी व्हाट इज मीन बाय ऑपकोड, ये मूव, MOV मूव, देन ऐड, ये क्या है, ऑपकोड है। लेबल मतलब क्या, L1 L2 कहाँ मूव होना है वो। ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2 मतलब क्या, कि हर टाइम एक जो भी ऑपरेंट है वो हर टाइम क्या होता है, रजिस्टर होता है। सेकंड जो ऑपरेंट है वो क्या होता है, वेरिएबल या लिटरल, ओके। देन ये है मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन में यहाँ पर आता है साइन, देन ऑपकोड, रजिस्टर ऑपरेंट 1 एंड मेमोरी ऑपरेंट, ओके। सो दिस आर दी sample instruction, machine instruction. So first है stop. So this is the output. So एक दमदारे नाम का एक बुक है जिसमें से ये इंस्ट्रक्शन लिए हैं, जो सिलेबस में है, और उसकी कॉपी भी मैं सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करूंगी, ठीक है, या गूगल क्लासरूम में वो सॉफ्ट कॉपी रहेगी, ठीक है। सो ये है स्टॉप इंस्ट्रक्शन, स्टॉप एग्जीक्यूशन। ऐड का यूज होता है ऑपरेंड और इज इक्वल टू ऑपरेंट 1 ऑपरेंट 2, सबका है, सब्ट्रैक्शन के लिए मल्ट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MOVR मतलब क्या, रजिस्टर से मेमोरी को क्या करना, मूव करना है, मूव MOVM EM, मेमोरी ऑपरेंड CPU रजिस्टर, देन कंपेयर के लिए, ब्रांच कंडीशन के लिए, डिवाइड के लिए, रीड के लिए, प्रिंट के लिए। सो ये क्या है, 11 इंस्ट्रक्शन, ये सैंपल इंस्ट्रक्शन है, और जनरली पूरे असेंबलर में हम इतनी इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करेंगे, ओके। वन मोर पॉइंट, फर्स्ट ऑपरेंट इज ऑलवेज CPU रजिस्टर। ये जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स अभी मैं बताती हूँ उसको प्लीज याद रखो। ये जो भी ऑपरेंट 1 रखा है वो हर टाइम CPU रजिस्टर ही रहेगा, और ऑपरेंट 2 जनरली एक तो लिटरल हो सकता है या कोई मेमोरी ऑपरेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, 3 type of statement in assembly language: imperative, declaration and assembler directive.
ओके, ऑब्जेक्ट क्या है देन फर्स्ट है फिर इसमें imperative statement. So imperative statement are executable statement. It indicate an action to be taken. And third है translate into machinist. ये तीनों मैंने statement ये बहुत कॉम्पैक्ट में रखा है, इसको याद ही रखना है. imperative statement मतलब क्या, जो एग्जीक्यूट होते हैं वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे एंड इसका मशीन कोड जनरेट होता है. सो फॉर एग्जांपल कौन कौन से imperative स्टेटमेंट में आते हैं? अगेन इसके क्लास को बोलते हैं आईएस. आईएस मतलब इंपेरेटिव स्टेटमेंट. आईएस तो एमओवीआर ये इंपेरेटिव में आते. स्टॉप, रीड, प्रिंट, डीसी. सो मूव मतलब कुछ एक्शन होगी. स्टॉप भी एक्शन ही है, रीड एक्शन है, ये कुछ एग्जीक्यूट होता है. सो इसको बोलते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट. देन सेकंड है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. सो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मतलब क्या? इट रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल. So initial value of variable can also be specified. So हम वेरिएबल को कुछ इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो कौन कौन से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है? डीएस एंड दिस स्टेटमेंट. ओके, सो यहाँ पर जो भी वेरिएबल सिंटैक्स है वो कैसा है? लेबल, डीएस एंड आगे लिखना है कांस्टेंट स्पेसिफाइंग साइज ऑफ मेमोरी टू बी रिजर्व. लेबल डीसी इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ओके, सो डीएस मतलब डिक्लेयर एज अ स्टोरेज, डीएस मतलब डीसी मतलब डिक्लेयर एज अ कांस्टेंट. एंड वन मोर पॉइंट याद रखना है आपको, इसका क्लास कौन सा है? डीएल, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट. डीएल ये याद रखना है. ठीक है, अभी दोनों में क्या डिफरेंस है डीएस एंड डीसी स्टेटमेंट में? तो ये इसका क्लास है, इसका अपकोड है 01, डीसी अपकोड 02. सो यहाँ पर मैं किसका यूज एक बता देती हूँ कि डिक्लेयर एंड डीसी स्टेटमेंट में क्या यूज है. ओके, सो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखती हूँ. ओके, डीएस सपोज लिखा एक्स, डीएस 5 and इसका एग्जांपल एक्स डीसी 5. क्या डिफरेंस है? सो इसमें डिफरेंस ये है कि डीएस मतलब इसमें मैम स्टोरेज डिक्लेयर होगी 5, मतलब 5 वर्ड मेमोरी इसके लिए यूज होगी. एक्स के लिए क्या होगा? 5 वर्ड मेमोरी. और इसमें क्या होगा? एक्स इनिशियलाइज टू 5. आया समझ में? एक्स और इस एक्स में कितने वर्ड होगा? ओनली 1 वर्ड मेमोरी. जस्ट अ मिनट, एक बार देख लो आपको समझ में आया या नहीं. ये दोनों का मीनिंग क्या है? जो एक्स डीसी 5 मतलब क्या होगा इसका यूज? एक्स के लिए क्या होगा? एक्स को 5 इनिशियलाइज होगा 5. और यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? एक्स को कितनी वर्ड मेमोरी होगी? 5. मतलब एक्स में आप यहाँ पर अगर देखते हैं, एक्स में आप कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते. 5 ऐसे कुछ भी, सपोज 10 वैल्यू क्या कर सकते? आ सकती है इसके अंदर. लेकिन इसमें क्या होगी? ओनली एक्स में क्या होगी? ओनली 5 वैल्यू क्या हो सकती है? इनिशियलाइज. मतलब ये वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पर चेंज भी हो सकती है, लेकिन इसकी ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट. या शॉर्ट में बोल देती हूँ, ये ट्रीट एज अ कांस्टेंट, ये ट्रीट एज अ वेरिएबल. ओके, सो अगर इंट ए जैसा वर्क होता वैसे ये यहाँ पर वर्क होगा. एंड इंट ये इज इक्वल टू 7, ये जैसे वर्क होगा. ये इसे अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आगे यही है. ये दोनों देखो तो दो समझ में आई या नहीं? नहीं मैम, फिर से एक बार बताइए. ओके, मैं वर्ड लेती हूँ. एक मिनट. डीएस
मतलब डीएस का मीनिंग क्या है? डिक्लेयर एज अ स्टोरेज। तो मैंने अगर सपोज वेरिएबल लिया ए, तो इसका एग्जांपल क्या ले रही हूँ? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाता है फंक्शन क्लोज, यहाँ पे हो जाता है क्लास क्लोज, और क्लास क्लोज के बाद आता है सीवी क्लोज। मैंने जो अभी इससे पहले स्ट्रक्चर लिख के दिया ना, वो स्ट्रक्चर अब विजिबल होगा शायद प्रॉपर्ली। ओके, सो एक्स मैंने स्ट्रक्चर जो लिखा के दिया, डीएस, सपोज वेरिएबल अलग लेती हूँ, हाँ, सी डीएस और 4। तो इसका मीनिंग क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या आएगा? सी ये जो भी वेरिएबल है उसके लिए क्या होगा? सी वेरिएबल के लिए कितना वर्ड अवेलेबल है? कितनी वर्ड? 4 वर्ड। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको क्या करना होता है? 4 वर्ड मेमोरी। ओके, एंड अगर मैं डीसी करती हूँ, मतलब अभी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे फंक्शन आपका क्लोज हो जाता है। सपोज यहाँ पर सी करती हूँ, सो क्या होगा? सी जो वेरिएबल है रिजर्व बाय ओनली 1 वर्ड मेमोरी। सो क्या डिफरेंस है 1 वर्ड एंड 4 वर्ड? ठीक है, सो इसका जो भी वर्ड है यूज एज अ कांस्टेंट। ओके, और इसका वर्ड क्या एज अ वेरिएबल जो भी यूज होता है ना। ओके, सो अगेन इंट ए जो भी लिखते हैं हम, सपोज राइट, सो इंट ए का वर्क, एंड यहाँ पर क्या होता है? इंट ए इज इक्वल टू 2। सॉरी, सो इसका जो भी आंसर है वो क्या आएगा? इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? सी इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पर ये करती हूँ। अब देखो तो समझ में आया क्या? डीएस एज अ डिक्लेयर एज अ स्टोरेज, सो एज अ वेरिएबल जैसे यूज होता है इंट ए। इंट ए में क्या होता है? अब इसमें ए में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो राइट, लेकिन उसको कितने बाइट्स अवेलेबल होते हैं? इंट में अभी 2 बाइट। सो 2 बाइट में, हाँ 2 बाइट में आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं राइट? यस सर। लेकिन वैसे यहाँ पर अगर कांस्टेंट अगर यूज करते हैं तो वैसे यहाँ पर क्या है? सी में आप कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कितने? अप टू 4 वर्ड मेमोरी। ओके, वैसे यहाँ पर क्या है कि डीसी एज अ कांस्टेंट यूज होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे कांस्टेंट लिखते हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू 2, तो मतलब इसमें कौन सी वैल्यू कांस्टेंट? 2 ओनली, इसमें 2, बाकी के वैल्यू इसमें क्या हो सकती है? कुछ भी ऐड नहीं होगी। या यहाँ पर कॉन्स्ट लिखते, देखो हम ऐसा लिखते हैं ना, कॉन्स्ट। ऐसा होगा, ठीक है। सो इसको कितनी वैल्यू अलोकेट हो जाती है? बाय डिफॉल्ट इसको 1 वर्ड मेमोरी अलोकेट होती है, और जिसमें क्या स्टोर होता है? 4। अगर मैं यहाँ पर 5 करती हूँ तो क्या चेंज होगा इसमें? यहाँ पर 5 होगा। ओके, ये 5 स्टोर होगा राइट ना? मतलब इतना ही याद रखना सिंपली, ये एज अ कांस्टेंट के लिए यूज होता है, या एज अ कुछ वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए यूज होगा। इतना एक सिंपल चीजें याद रखो। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करूंगा तो मुझे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपको आज क्या करना है? ठीक है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आया कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट? मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा देती हूँ, उसमें बोलो इंपेरेटिव स्टेटमेंट कौन कौन से। सो इस प्रोग्राम में कौन कौन से इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, कौन कौन से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है? बोलो जल्दी। एनीवन? साइड में आपकी अटेंडेंस भी दे दो, लास्ट 3 मिनट्स है। अभी क्वेश्चन आंसर है, यहाँ तक कि मैं एंड करती हूँ। अभी मैंने जो सीखा है उसमें मुझे ये बोलो कि कौन कौन से इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, ये असेंबली लैंग्वेज है या नहीं है, ये बोलो। इस प्रोग्राम में इतना बोलो कि कौन कौन से इंपेरेटिव स्टेटमेंट है। इंपेरेटिव स्टेटमेंट मतलब जो कि एग्जीक्यूटेबल रहेंगे। मैंने एग्जांपल भी दिए हैं।
बहुत सारे हैं। बोलो, आप अगर आपको नहीं पता, नहीं समझ में आया तो वैसे भी बोलो। ट्यूटोरियल तो आपको बहुत सारे एडवर्ट मिल जाएंगे आपको। मैम ये फिर से एक बार बोल दो ना। क्वेश्चन बोलो या इंपेरेटिव स्टेटमेंट बोलो? नहीं, इम्पेरेटिव स्टेटमेंट वापस से समझा दो। इम्पेरेटिव पहले तो फिर से बताती हूँ, 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, जो कि इम्पेरेटिव किसको बोलेंगे हम, जो कि एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। इट इंडिकेट एन एक्शन टू बी टेकन एंड इन ट्रांसलेट द इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। ये तो लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन बाद में याद रखो कि इसका मशीन कोड जनरेट हो, लेकिन ये जो भी फर्स्ट 2 लाइन्स है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इंडिकेट एन एक्शन टू बी टेकन, कुछ तो एक्शन होगी। जैसे मूव है तो मूव होगा मतलब मेमोरी या रजिस्टर से डेटा मूव होगा। स्टॉप मतलब कुछ स्टॉप हो जाए इंस्ट्रक्शन। रीड मतलब कहीं से तो रीड करना है, प्रिंट करना है। ब्रांच कंडीशन है नॉट लेस देन। सो इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, डिलीट तो नहीं यहाँ पर अभी, सब्सट्रैक्ट करना है, तो कुछ एक्शन होगा, इसको बोलते हैं इंपेरेटिव। डिक्लेरेटिव कौन सी, डीएस एंड डीसी स्टेटमेंट, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, अभी असेंबली स्टेटमेंट आगे मैं बताती हूँ। असेंबली डायरेक्टिव जो कि फिक्स है, स्टार्ट इन असेंबली डायरेक्टिव स्टेटमेंट है। एडवांस है, ओरिजिन सिंबल, सॉरी यहाँ पर EQ है, LTRG। ये 5 क्या है, ये फिक्स असेंबली डायरेक्टिव। सो इतना सिंपल क्या याद रखना है आपको, DSDC स्टार्ट, DSDC डिक्लेरेटिव है, स्टार्ट, एंड, ओरिजिन, EQ एंड LTRG, दिस आर दी असेंबली डायरेक्टिव स्टेटमेंट। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट आते हैं वो क्या आएंगे आपके, इंपेरेटिव। सो स्टार्ट ये क्या है इस केस में, असेंबली डायरेक्टिव स्टेटमेंट है। मूव क्या है, अभी आप बोलो। इम्पेरेटिव। राइट, थर्ड लाइन में कौन सा स्टेटमेंट है, मूवर। Imperative. इम्पेरेटिव। राइट, फोर्थ लाइन में कौन सा है, Imperative. ओके, ये ओरिजिन, असेंबली डायरेक्टिव। ओके, असेंबली डायरेक्टिव अभी तक मैंने पढ़ा है नहीं, लेकिन वो मैं बता। देन नेक्स्ट ये क्या है अभी, इम्पेरेटिव नहीं मतलब BC। राइट, ये नेक्स्ट ये क्या है, लेबल है एक्चुअली। हाँ, LTRG ये क्या है, अगेन असेंबली डायरेक्टिव। असेंबली डायरेक्टिव, स्टॉप, इम्पेरेटिव, DC नहीं मैम, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव। राइट, ओके, और एंड क्या है, ये एंड असेंबलर।